ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5, मगर हमारे लिए चैप्टर नंबर 4, क्योंकि हम लोग ने फिज़िकल वर्ल्ड को क्विट किया है ना, जो कि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था पूरा एनसीईआरटी का। और यहाँ जो मैंने इंडेक्स बनाया है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं बनाया, उसमें कुछ चीज़ों को मैंने फ्यूज़ कर डाला है ना। जैसे कि यहाँ पर एरिस्टोटल्स फैलेसी के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया करके आता है, जो कि काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो मैं उसको उसमें फ्यूज़ कर डाला है ना। और बाकी सब एज इट इज़ है। हाँ, लास्ट वाला टॉपिक जिसको सिर्फ डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहा गया है, सिर्फ सर्कुलर मोशन कहा है, मैंने इसको डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कह दिया। अब इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था मोशन ऑफ प्लेन में सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट आता है, फिर उससे आगे कंटिन्यू होता है यहाँ पे। और मैंने आपसे कहा था कि ये वाला पार्ट मैं एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर की तरह पढ़ाऊँगा। नो डाउट आपके इंडेक्स के लिए, आपको समझने के लिए, आपके एनसीईआरटी रीडिंग के लिए मैंने उसको इन सीरीज़ उसको ले चुका हूँ यहाँ पे, मगर मैं इसे एज अ डिफरेंट चैप्टर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरे के पूरा, ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में जो आपके एनसीईआरटी 12th का चैप्टर, एनसीईआरटी 11th के भी चैप्टर्स जो है उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसके रूल्स। तो अच्छे से फोकस करके पूरा डिटेल में हमें चैप्टर पढ़ना है। कहीं पे भी डाउट गया तो आप बिल्कुल पूछो, बेझिझक पूछो, बेसिक से बेसिक सवाल होगा तो भी पूछो आप। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो देखेंगे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन, फिर एरिस्टोटल्स फैलेसी। फैलेसी का मतलब क्या होता है? वर्ड फैलेसी का मीनिंग क्या होता है? कभी वर्ड सुने आपने फैलेसी? बोलो बोलो। हाँ, अहमद, अहमद, गूगल करो। उसके लिए उर्दू का वर्ड क्या है बताओ? गलतफहमी है ना। तो वो एरिस्टोटल की गलतफहमी, फिर उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं, फिर न्यूटन ने इनकी गलतफहमी को दूर किया। वैसे गैलीलियो ने दूर करे थे, न्यूटन ने उसको और आगे सजाकर उन्होंने पेश किया उसको अच्छे से। फिर आपके न्यूटन के 3 लॉ, ऐसे लॉज जो पूरे फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, आधा फिजिक्स उस पर बेस्ड है, तो उसके 3 लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, ये वाला टॉपिक छोटा सा दिखने में लग रहा है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। इसके सब डिवीजन करेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। इसमें कांस्टेंट मोशन आएगा, उसमें सूडो फोर्स आएगा, एक फ्रिक्शन नाम का टॉपिक आएगा, पूरा एक चैप्टर के साइज का वो फ्रिक्शन नाम का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मगर डोंट वरी, अपन उसको ऐसा लेंगे कि आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्ट में आखिरी में आपका डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको मैं एज अ डिफरेंट चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूँ। आई बात समझ में आपको? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में मैं ये 4 चीज़ें देखने वाला हूँ। ये है जनरल ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? ये सब पिछला चैप्टर क्या था? मोशन ऑफ प्लेन। उससे पहले क्या था? मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वर्ड पे फोकस किया होगा, मोशन करके वर्ड आया है ना। तो उसमें से मोशन को डिस्क्राइब किया गया था, है ना। हम लोग ने एक चैप्टर जो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसमें मोशन के बारे में पढ़ना चालू किया था। अगर उस चैप्टर को आप स्टडी करना चाहते हैं, मोशन वाले चैप्टर को, तो ब्रॉडली आप 2 कैटेगरीज में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन में और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए वेलोसिटी इनटू टाइम की ज़रूरत पड़ती है, मगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक और टर्मिनोलॉजी बढ़ गई थी, वो था एक्सेलरेशन। बोले भैया देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इससे वेलोसिटी और टाइम से काम चल जाएगा, मगर कोई चीज़ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड घट रही है, तो उसमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, वो है एक्सेलरेशन।
बिना एक्सेलरेशन के नॉन यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही नहीं कहलाता, वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है। आई ना बात समझ में आपको ये? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं द लॉज दैट गवर्न्स द मोशन, मतलब किस कारण मोशन होगा। हम लोग ने पिछली बार देखे थे मोशन होगा और ऐसा सरक जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा और वो यहां से वहां सरक जाएगा, इतनी देर में पहुंचेगा, इतनी रफ्तार से पहुंचेगा, इतना सरकेगा, है ना। ये 3 चीजों पे फोकस है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम, है कि नहीं। मगर यहां इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि उस मोशन के पीछे का कारण क्या रहेगा, है ना। उससे हम लोग देखेंगे कि मोशन होगा भी कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, ये बात पे हम लोग फोकस करेंगे। दैट विल बी अवर जनरल ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, है ना। अब उसी से रिलेटेड आपको मालूम है, आज के हिसाब से, आज की आपके नॉलेज के हिसाब से आपको मालूम है किसी भी मोशन को ऑकर करने के लिए, मोशन होने के लिए फोर्स की ज़रूरत है। बिना फोर्स के कोई मोशन हो ही नहीं सकता। अगर आपको सादे से फुटबॉल को किक मारना है तो उसे भी क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। गन से बुलेट को फायर करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। गाड़ी चलाना है तो उसके इंजन को भी क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो मोशन को स्टार्ट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इतना ही नहीं, मोशन को स्लो डाउन करने के लिए, मोशन को रोकने के लिए भी फोर्स लगता है ना। अगर मैं कहूँगा किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ ज़मीन पर ऐसा घसरते हुए छोड़ दूंगा, ऐसा घसराते हुए फेंकूंगा अगर ऐसा, तो क्या वो चलता जाएगा कि अमेरिका तक घसते हुए? नहीं, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। मैं पूछूंगा किस वजह से रुका, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शन के कारण रुका। आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी साइकिल का पकड़ते हैं, क्योंकि साइकिल के ब्रेक का मैकेनिज्म हम लोग सब लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सभी लोगों ने साइकिल तो चलाया होगा ना, है ना। 99% लोगों ने साइकिल चलाया ही होगा, 1% रहते हैं नहीं होता है कभी कभार। तो अब ऐसा है कि आप जब साइकिल चलाते हैं तो जब आप ब्रेक्स दबाते हैं तो क्या देखते हैं, वो ब्रेक का एक रहता सिस्टम, रबर है ना, वो क्या करता, रिम को ऐसा दबा देता, तो उसकी मोशन को क्या कर रहा, वो रोक रहा हो, मतलब उसकी स्पीड को क्या कर रहा, स्लो कर रहा। ऐसा ज़रूरी नहीं रुकना ही चाहिए, अगर आपने स्लो डाउन भी करना है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, और वो क्या करता है, फोर्स लगाकर आपके मोशन को स्लो करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको अगर मोशन को स्लो डाउन करना है, मोशन को रोकना है, तो उसके लिए भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इतना तो ये समझ में आता है, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। ये बात समझ में आया ना आपको भाई। फिर उसके बाद सवाल उठता है कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, वैसे फोर्स है क्या। जब भी मैं किसी चीज़ को कहता हूं कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, आपके दिमाग में 2 चीज़ क्लिक होती है, एक तो ढकेल रहे होंगे या तो खींच रहे होंगे, है ना। एक तो ढकेल रहे होंगे या फिर खींच रहे होंगे। तो बोले सर ये इसको क्या बोलेंगे, हालांकि यहाँ पर भी ढकेल रहा मैं ऐसा साइड में, मगर इस पार्ट को टॉर्क कहा जाता है ना। क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसके बाद एक चैप्टर आएगा वर्क एंड सर्कुलर मोशन, उसके बाद आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर उसके बाद आएगा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आएगा टॉर्क। तो हम जो बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जब आप मूव करना चाहते हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है या फिर खींचना पड़ता है, हाँ या ना। तो मतलब फोर्स एक किस्म का क्या है, पुश या फिर पुल। अच्छा, उस पुश और पुल की वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो मोशन में आ जाता है, और अगर जो चीज़ लगातार एक स्पीड से चल रहा है वो क्या होगा, एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आपका दोस्त आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहा है, सुकून से साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, है ना। आपने सोचे कि चलो उसके साथ मजाक करते हैं, आके तुमने ज़ोर से धक्का मार दिया उसकी साइकिल को, क्या होगा, अनस, है ना। क्या आज तूने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स, है ना। तो भैया क्या करते हैं, आप जोर से धक्का मार देते हैं, क्या होगा उससे, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो वो जो साइकिल यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी सुकून से, क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। अब तुम जा रहे साइकिल चला रहे, जाके उसकी साइकिल को पीछे से खींच डाले तो क्या हुआ, साइकिल रुक जाएगी या मान लो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो भी है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर रहे हैं, एक तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर रिटार्डेड मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो उसके लिए भी क्या लगता है, फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी स्पीड कम ज़्यादा कर रहे, इवन डायरेक्शन भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या लगता है, फोर्स, है ना। अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपने ये नोटिस किया होगा खासतौर से बॉयज़ ने, फुल स्पीड में साइकिल चला रहे हो, आपको अगर लग रहा होगा कि डायरेक्शन चेंज करना है और स्पीड में साइकिल चल रही है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा हैंडल मुश्किल से मुड़ रहा करके, जल्दी मुड़ नहीं रहा, एकदम सख्त हो जाता है, ऐसा लगता है ऐसा, क्योंकि अपने को टेंडेंसी हो जाती एक तरफ जाने की। और जब आप कोशिश करते हैं, आपको मालूम है कि भैया सामने गड्ढा है, सामने नाला है ना, अगर अचानक मैंने नहीं मोड़ा तो नाले में जाके धड़ करके गिरूंगा मैं। आपके लाख कोशिश करने के बाद आप जल्दी क्विकली उसको टर्न नहीं कर पाते, है ना। तो भैया वो डायरेक्शन से भी रिलेटेड रहता है ये सारी चीज़ें। क्या हुआ, हाँ क्या, अरे क्या बुरी बात है, छोड़ो। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक किस्म का पुश और पुल है, टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल, ड्यू टू विच द बॉडी चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। फिर फोर्स को ब्रॉडली 4 हिस्सों में बांटा गया है। बोले ब्रॉडली कैसे 4 हिस्सों में बांटा गया है? पहला उसको हम लोग ने एक कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 फंडामेंटल पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद सारे फोर्सेस जो हम लोग नॉलेज में हैं, और भी कुछ होंगे तो हम नहीं जानते, यूनिवर्स पूरा नहीं देखें, मगर एज कंपेयर तो हम लोग कहते हैं कि हमको यूनिवर्स मालूम है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आसपास के सारे फोर्सेस को आपने 4 हिस्सों में बांटे हैं। उन्हीं 4 हिस्सों को हमको पढ़ना है कि भैया हाँ ये कौन सा फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले, ठीक है, 1 बाय 1। तो चलिए पहले हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, और फिर लिखो टाइटल 4.1.1, दैट इज जनरल ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। So 4.1.1, जनरल ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, चैप्टर का जनरल ओवरव्यू। In the previous chapter, we have quantitatively described motion. As we came to know that for uniform motion, अमजद ब्लू कलर की पेन, ब्लू, तो इसी को बताओ जल्दी से।
uniform motion velocity alone with time was enough to describe motion. Whereas in accelerated motion, अगर accelerated motion की बात करता हूं, whereas in accelerated motion we need acceleration A as well to discuss its motion further. है ना, हमको पता चला कि हम इसमें ये भी पता चल सकता है। तो हम लोग ने इन जनरल देखा कि हम सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करते थे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। बट दिस चैप्टर रिलेट्स टू the laws that governs the motion. ये मोशन से रिलेटेड है, governs the laws that लॉज से रिलेटेड है जो मोशन को गवर्न करते हैं। फिर इसके बाद 4.1.2 आपका आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मोशन। सिग्निफिकेंस ऑफ मोशन, भैया सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्सेस नॉट मोशन, यहां ले लेते हैं फोर्सेस, फोर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स कि भैया फोर्स क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको मालूम है कि फोर्स ही होता है जो मोशन को कॉज करता है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में एक तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा या फिर वो रिटार्ड हो जाएगा, है ना। एज वी वेरी वेल नो that an object at rest can attain motion only due to force, or an object moving uniformly can have, ये वाला पार्ट हुआ क्या आपका? can have its speed increased or decreased due to force. Even a moving particle can be brought to rest only by application of
force. Hence, it is necessary to analyze force that governs the motion. इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इस फोर्स के बारे में डिटेल में जानें जिसके कारण या जो मोशन को गवर्न करता है यानी कंट्रोल करता है। आया समझ में? तो हम लोग फोर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो मोशन में आता है ना। और जो ऑब्जेक्ट ओनली ड्यू टू फोर्स, हाँ, और जो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या किसी मूविंग पार्टिकल को आप रेस्ट में ला सकते हैं जो सिर्फ फोर्स के कारण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। आई होप आपका ये वाला पार्ट हो चुका होगा। फोर पॉइंट 1.3 व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? द टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल। जैसे मैंने कहा नहीं था कि जब भी आप फोर्स को इमेजिन करते हैं तो आप दो चीज इमेजिन करते हैं, है ना। एक तो वो आप धकेल रहे हैं या फिर आप खींच रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ पुश और पुल ड्यू टू विच, जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज फोर्स। तो एक किस्म का पुश या पुल है जिसके कारण अपना ऑब्जेक्ट एक अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, हुआ ये पार्ट? लिख लो फटाफट। खत्म। अमजद, बेकार। इसमें भी हाँ, ऑफ कोर्स, बिना फोर्स के कहां से आ गए? बोलो सिबगत साहब, कहाँ अटके? as we very well know that attain, 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 हासिल करना। क्या हो गया? किस गम में है? सच्ची बोल। नीचे का हुआ नहीं, उधर का?
सो फोर्स का जो डायमेंशन होता है, इफ यू रिमेंबर, क्या आता है? m1 l1 t -2, है ना। और साथ ही साथ हमें उसके यूनिट्स भी पढ़ना है, SI यूनिट्स। बट SI यूनिट को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करने वाले इसको, है ना। SI यूनिट्स, they can be further classified as absolute unit and gravitational unit। तो ये दो तरह से क्लासिफाई करके हम पढ़ सकते हैं। एक है SI यूनिट, बोलना गलत हो जाएगा, यूनिट्स को बोलना चाहिए सिर्फ अपने को, सिर्फ यूनिट्स। तो उसे हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। ये वाला पार्ट हुआ आपका, ये हो चुका है। तो चलो मैं इसको इस तरह से क्लासिफाई करूंगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट, और उसके साथ कंपेयर करूंगा मैं ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशन यूनिट, ठीक है। सबसे पहले SI सिस्टम में देखेंगे हम लोग कि SI सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट क्या है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है। फोर्स को SI सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट जो होता है, नो डाउट आप न्यूटन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मगर ग्रेविटेशनल यूनिट में आप इसी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय किलोग्राम वेट। लिख देता हूं मैं पूरा, किलोग्राम वेट, जिसको हम लोग किलोग्राम WT करके रिप्रेजेंट करते हैं, या जस्ट किलोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किलोग्राम वेट यानी फोर्स बताने के बजाय, फोर्स को न्यूटन में बताने के बजाय आप काहे में बताते हैं? किलोग्राम वेट में। जैसे हमारा वजन होता है, हम उसको न्यूटन में बोलते हैं क्या? वेट जो फोर्स है ना एक किस्म का, है ना। तो क्या आप उसको अपने न्यूटन में नापते हैं क्या? नहीं, हम अपने वेट को किलोग्राम वेट में नापते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। अभी फिलहाल सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। तो किलोग्राम वेट, और जैसे कि एक बात बता दूं, इसी तरह से CGS सिस्टम में, जैसे कि CGS सिस्टम जो होता है उसमें आप बोलते हैं डाइन। CGS सिस्टम में क्या होता है? डाइन, डायन नहीं है, डाइन। हाँ तो बोल डायन, डायन। और हम लोग बोलते हैं ग्राम वेट, इसमें होते हैं ग्राम वेट। क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, जब सेकंड बैच थी आई थिंक मेरी, फर्स्ट सेकंड बैच, तो एक हमारे उर्दू मीडियम की बैचेस उस मैंने शुरुआत में लेने की कोशिश किया था। कोशिश क्योंकि मैं पूरा प्योर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, उर्दू का कुछ मेरे को आता नहीं, समझ में नहीं आता लिखा हुआ क्या है, सिर्फ अरबिक के बेसिस पे जितना था उतना समझ लेता था मैं। अब हुआ ये कि उर्दू मीडियम के एक बैचेस ले रहा था मैं ऐसे ही, उनकी एक जूनियर थी, बहुत डेंजरस लड़ाकू थी तो उसको लड़के जो सीनियर्स उसको डायन करके चिढ़ाते थे, है ना, लड़के ख़ास तौर से, पता नहीं क्यों, मेरे को समझता नहीं था उस टाइम। तो हमारा जो पहला
वो था कहा जाएगा जो क्लास में प्रीमाइसेस था, समझ लीजिए कि यहाँ से ऐसा, और ये कांच का था, उधर दूसरी बैच क्लास थी, वहाँ से बच्चे ऐसे छूट के जाते थे दूसरी क्लास के, वो कुछ और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आती थी, मतलब वो 8, 9, 10th में थी आई थिंक सो शायद से, तब की बात है। तो मैं यहाँ पढ़ा रहा, अब ये उत्ते में ये आया, उत्ते में वो वहाँ से गुजरी, लड़कों ने ज़ोर से बोले डायन 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 कर, है ना। तो वो आई बेचारी क्लास पे, खुली दरवाज़ा, मैं पढ़ा रहा, तू डायन, तेरे अम्मा डायन, तेरे अम्मा डायन। मैं यूँ शॉक्ड, अब भाई ये क्या हो गया। मतलब बच्चों को ही बोल रही थी, मेरे को नहीं, मतलब बच्चों को बोल रही थी वो। मैं बोला भाई सीन क्या है, बोल के चलेगी, तो हंस रहे सबके सब, मतलब ये क्या सीन है, तो बोले सब बच्चे बोले सब उसको वैसे ही चढ़ाते सब लोग, है ना। अब ठीक है, बाद में क्या हुआ इन केस, सिचुएशन देखो कितनी आयरनी। मेरा एक दोस्त है, उसके कॉलेज में एज एन इंटरनल गया, जो मेरा दोस्त था वो फिजिक्स का लेक्चरर है, तो उसे कॉलेज में एज एन इंटरनल गया, उसका वाइवा ले रहा हो, उसने ये पूछ लिया कि न्यूटन का CGS यूनिट क्या होगा। है ना। अब उसने जैसे ये पूछा, लड़कों ने सब आज जोर से चला डायन डायन करके, वहीं उसके सामने तुम लोग रहे, तुम्हारी अम्मा डायन, वो वहाँ पर शॉक्ड। तो भाई उससे आगे बोला, अरे मंसूर भाई एक ज़बरदस्त सीन हुआ, बोले आज तो, बोले प्रैक्टिकल एग्जाम में, बोले क्या हो गया, अरे बोले एक बच्ची थी, बोले उससे मैं पूछा तो बच्ची चिल्लाने, बोला हाँ मैं जानता, मैंने बोला उसका, मैं मतलब मेरी एक मतलब स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा, मेरे क्लास में थी वो। तो ये एक सीन उसको हमेशा याद आता जब भी मैं ये चीज़ पढ़ाता तो। बाकी दम चाहिए ना ऐसा बोलने के लिए डायरेक्ट सबके सामने। देखो, और जैसे कि हम जानते हैं SI सिस्टम से अगर आपको यहां पर CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 डायन। रिमेंबर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 डायन। मगर यहां पर जब हम लोग किलोग्राम वेट से ग्राम वेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 ग्राम वेट। ये बात याद रखें। अगर किसी फोर्स को आपने ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखा है और उसे आप क्या करना चाहते हैं, है ना, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के बराबर। मगर यहां पर अगर कोई फोर्स न्यूटन में है और डायन में कन्वर्ट करना है तो 10 रेज टू पावर 5। व्हाट इफ अगर मुझे इनका इंटर कन्वर्जन करना पड़ा, तो मतलब क्या कि आपका 1 न्यूटन कितने किलोग्राम वेट के बराबर होगा, कितने किलोग्राम वेट के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन जो है 9.8 किलोग्राम वेट के बराबर होता है। मतलब अगर कोई वैल्यू, फोर्स की वैल्यू, गौर से सुने, अगर कोई फोर्स की वैल्यू किलोग्राम वेट में दी गई है, काय में दी गई है, किलोग्राम वेट में, और आप जानना चाहते हैं कि उसमें फोर्स न्यूटन में कितना आएगा, तो सिंपली आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 9.8 से। सिमिलर टू दैट, अगर कोई फोर्स आपको डायन में दिया हुआ है और उसको ग्राम वेट में कन्वर्ट करना है तो 980 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 980 से। आई बात समझ में आपको। तो ये आपका कन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट इनटू ग्रेविटेशनल यूनिट। और एक और बात है कि लॉजिकली समझ में आती है, न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर भैया आप किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और अगर न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना रहा तो आप 9.8 से डिवाइड करेंगे। फिर से कह रहा हूं, किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो
9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर न्यूटन को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? लिख लीजिए। हुआ? तो पहले न्यूटन में कन्वर्ट करो, फिर बाद में उसमें टाइम में कन्वर्ट करो। किलोग्राम वेट को अगर पहले तो क्या करेंगे, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया? हुआ ये? ओके, अब देखो यहां पर हमारा लास्ट वाला पार्ट 4.1.4 क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, हमको वो देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, बेटा इधर ध्यान दो सब लोग। फोर्सेस को 4 हिस्सों में फंडामेंटली क्लासिफाई किया गया है। द फोर्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स, द फोर्सेस present
in universe can be classified into four fundamental parts. Number one, gravitational force. Number two, electromagnetic force. Number three, strong nuclear force. And number four, weak nuclear force. Strong nuclear force and weak nuclear force. तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे पूरा का पूरा अभी। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए डायरेक्ट एक चैप्टर है ग्रेविटेशन नाम का। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तो बहुत सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन द स्प्रिंग और स्प्रिंग के फोर्सेस, वो सब का कॉम्बिनेशन है। मगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा हम लोग। फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भैया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है वो। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है, प्रोटॉन स्प्लिट होता है, उसके बारे में कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका बेसिक ओवरव्यू आपको पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि ये सारी बातें अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आएगी। जैसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप एटम्स चैप्टर में पढ़ेंगे और न्यूक्लियर चैप्टर में। वीक न्यूक्लियर फोर्स आप न्यूक्लियर नाम का चैप्टर जो सबसे लास्ट में आएगा आपको, ऑलमोस्ट आज से तकरीबन मैं कह सकता 1 साल के बाद, 1-1.25 साल के बाद जो आएगा, वहाँ आप उसको डिटेल में पढ़ें। अभी फिलहाल हम उसका जस्ट जनरल ओवरव्यू लेकर देख रहे हैं। रेडी? ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे इजी और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नोन फोर्स माना जाएगा। हम लोग 8, 9, 10 से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। ये हर जगह हमारे आसपास मौजूद है। जैसे न्यूटन साहब का क्या कहना था ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में? कौन बताएगा? बोलो अनस, ट्राई। एप्पल गिर गया था, इतना ही मालूम है तुमको? सॉरी, अच्छा, और बोलो। दो, हाँ, ये ज़्यादा क्लोज हुआ। न्यूटन साहब को ये मानना था कि दुनिया का हर, दुनिया बोलना गलत हो जाएगा, यूनिवर्स का हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। और वो फोर्स को उन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी आपके हाथों में जो पेन है और मेरे हाथ में जो पेन है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना। तो हर एक पार्टिकल, इवन यहाँ तक के कि मेरे हाथ में जो पेन है, और मान लो कि हमारे जो बाजू की एक गैलेक्सी है, मैं गैलेक्सी की बात कर रहे थे भाई, है कि नहीं? बाजू की जो गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो एकाध कोई एलियन अगर कोई फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, है ना, मान लो वो जो भी पेन इस्तेमाल कर रहा होगा, तो ये भी पेन उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। शायद वो भी यही एग्जांपल दे रहा होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी में पाशा सर पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो उनका पेन जो है ना, मेरे पेन को अट्रैक्ट कर रहा है।
देखा फिर, एंड्रोमेडा तक पहचाने अपनी। तो भैया अब यहाँ देखो भाई कि बात क्या हो रही है कि उन्होंने कहा कि ये एक लिमिटलेस यानी इनफाइनाइटली स्प्रेड आपका फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। फिर दिमाग में आया कि साला सब चिपक रहा है कि नहीं आपस में, फिर है कि नहीं, एक दूसरे करीब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये एक और ख़ास बात है, ये दुनिया का, यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है मगर ये यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है ये। तो उसको तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कर लो, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी हर जगह मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है, मगर वो वीक होता है। यही बात समझ में आपको? अब ऐसा है कि ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बात ये भी है कि अगर उसके कोई बीच में कोई मीडियम आ जाए ना तो उसकी वैल्यू बदलती नहीं है ना। मान लो कि दो, अब जैसे हाँ प्लैनेट्स है, या फिर मैं बोलूँ दो ऑब्जेक्ट्स है ऑफ मास m1 एंड m2, तो अब अगर इनके बीच का फोर्स F है और उसके बीच में मैंने पानी भर दिया, पहले हवा थी अब क्या भर दिया? पानी। तो अब आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई बताओ अब इनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे कि वैसा ही है। आइए बात समझें। तो चलो इसी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। लिखो, मैं ओरली बोलता हूं, हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल फोर्स। According to Newton, every particle of the universe attracts every other particle with a force called as gravitational force. Called as gravitational force. Full stop. पॉइंट वाइज लिखिए, अब उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखिए। It is the weakest force of universe. It is the weakest force of the universe. Next point लिखिए, it is a long range force. It is a long range force. It is a long range force. It depends on, next point, it depends on mass of the objects. It depends on mass of the objects and distance between them. It depends on mass of the object and distance between them. फिर आगे लिखिए, it is independent of
intervening medium, intervening medium, it is independent of intervening medium, vening, intervening, INTERVENING, मतलब इंटरफियरिंग बोलेंगे ना, जो वैसा उस टाइप होता है। इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफ़ी बड़ा रेंज होता है इसका, और वो दो बातों में मेनली डिपेंड करता है, मास के, ऑब्जेक्ट के, और डिस्टेंस पे। तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मास जितना बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है ना। जैसे हम लोग कहेंगे कि देखो हम लोग ऊपर कूदते हैं तो वापस से एकदम तेज़ी से नीचे आ जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का मास जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। अर्थ काफ़ी बड़ा है ना मास उसका, अर्थ का, दैट्स वाई। और अब हमारा अगला आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डालिए हेडिंग सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर भी कई सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रो से वर्ड याद होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस से रिलेटेड होगा, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा। तो यहाँ तो एक बेसिकली ये दो वर्ड को देख कर साफ पता चलता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाएंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव को नज़दीक लाएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो ये टाइम क्या हो वैसे? 9:35 है ना, 10 तक चल रहा अपना। तो दो ऑब्जेक्ट मतलब पॉजिटिव चार्जेस को लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को भी लाएंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को करीब लाएंगे तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, इजंट इट? तो हमें ये बात मालूम है कि भैया ये इस तरह से फोर्सेस होता है। ये कौन से फोर्स का पार्ट आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेट की अगर बात करें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी क्या कहा जाएगा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मगर सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी कई सारे फोर्सेस होते हैं जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान के चल सकते हैं। बोले कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मेरा वजन पड़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, है ना। और अब मेरे देखो हर एक ऑब्जेक्ट आसपास का कैसे बना हुआ है? एटम्स से बना हुआ है। एटम्स में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स के आसपास नेगेटिवली चार्ज। यानी एटम्स में भी क्या मौजूद है? चार्जेस मौजूद है। अब जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो मेरे जो एटम, जो भी चार्जेस होंगे, वो क्या कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म में जो चार्जेस है उसको रिपेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, न्यूक्लियस जो है मेरा, जो पैरों में मेरे एकदम जो नीचे होगा, मेरे तलवा जिसको बोलते हैं अपन, तो उसमें जो ये स्किन होगी मेरी, उसके स्किन में क्या होगा? एटम होगा। एटम में क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो सब न्यूक्लियस सब होंगे। अब उसी के बाद ये जो कारपेट है प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ, वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। उस मटेरियल में भी क्या है? एटम्स है। उसमें भी क्या है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स है। और जब वो आपस में इस तरह से टच कर रहे हैं तो आपस में हो क्या रहा है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसके एटम और इसके एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उसके न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, है ना। और इसी तरह हम लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं। जितना मेरा वज़न ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये मॉडर्न व्यू है ना, ये पुराना नहीं है, अभी नया व्यू है ये कहा जाएगा। एक आगे जाके आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, है ना, रगड़ जिसको हम लोग कहते हैं। कोई भी चीज़ को घसराते हुए लेकर जाओ तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या क्यों डेवलप होता है? तो उसके लिए पहले एक ऐसा माना जाता था कि हमारे ऑब्जेक्ट्स दिखने में कितने भी स्मूथ हो जाए, दिखने में कितने भी स्मूथ हो, वो एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है? रफनेस होता ही है।
तो जब ये ऊपर से इसके स्लाइड करता है तो ये ऐसा अटकते हुए जाता, ऐसा अटकते हुए जाएगा। तो ये था आपका क्लासिकल व्यू कि ये जो उसके रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं आपस में इंटरलॉक होते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन डेवलप होता है। अब इसमें मॉडर्न व्यू क्या डेवलप हुआ? मॉडर्न व्यू ये कहा गया कि देखो जब आप मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये किसी उसका इलेक्ट्रॉन है, और मैं कहूँगा देखो भाई इसी तरह से ये दूसरा नीचे वाले सरफेस का न्यूक्लियस है और फिर बाद में इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब होता क्या है कि इनका ये मानना है कि भैया देखो इनमें होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के बीच में। जब उसको आप आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो क्या करेगा, उसको आगे नहीं जाने देगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुको ना थोड़ी देर और। तो भैया इस तरह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के कारण वो आगे सरकता नहीं है। ऐसा एक मॉडर्न ओवरव्यू है। साथ ही साथ एक और, जैसे कि रस्सी है, रस्सी में टेंशन क्रिएट हो जाता है, टेंशन मतलब तनाव है ना। आप खींचो रस्सी को तो उसमें क्या, जैसे कि अगर मान लो कि ये इसको ज़्यादा तो नहीं खींच सकता है ना, टूट जाएंगे, जैसे मान लो ढीलापन है इसमें अभी, और अगर मैं इसको ऐसा तेज़ी से खींचता हूँ तो उसमें क्या क्रिएट हो गया, तनाव आ गया, टेंशन आ गया। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा अच्छे से जूम कर करके तो मैं ये देखता हूं कि भैया इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस क्या कर रहा है कि इसके प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये नहीं चाहता कि ये उससे दूर जाए, है ना। तो इसी वजह से कि इनके मॉलिक्यूलर बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको जाने नहीं देता, है ना। ये दो दोस्त ऐसे है कि भैया वो दोस्त बोलता मैं जाता हूँ, कि भाई मैं जाता, घर पर बहुत टाइम हो गया, अरे रुकना थोड़ी देर बैठना है कि, अरे नहीं कल टेस्ट है उसकी तैयारी करा, रुकना थोड़ी देर बैठना, अरे कुछ नहीं होता ना फिर बैठना, अरे मेरे नीट का एग्जाम है यार उसकी तैयारी करा, अरे कुछ नहीं होता चल बैठना, अरे क्या करेंगे डॉक्टर बन, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से भैया वो इतना स्ट्रांग फोर्स है कि भैया उससे दूर जाने ही नहीं देता, है कि नहीं। तो यही पॉइंट हो रहा है यहाँ पर आपका कि ये सारे के सारे फोर्सेस जो हम आप देख रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के और कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस छोड़ के, मतलब हम जो फील कर सकते हैं फोर्सेस, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस को हम फील नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को आप फील नहीं कर सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे जो फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस है जिसको आप फील कर सकते हैं, चार्जेस के बीच का फोर्स, बोले ये कहाँ फील होता, अरे वो स्केल घस के तुमने पेपर वेट उठाई नहीं क्या, है कि नहीं, वो फील कर सकते आप, है कि नहीं। फिर उसके बाद आपके कहेंगे कि भाई दो मैग्नेट्स को आप खींचते या ढकेलते, मैग्नेटिक फोर्स, वो फील कर सकते, है ना। जूते तो खाए होंगे तुम लोग ने, अरे घर वालों को तो खाए होंगे इतना, अम्मा अब्बा के, क्या भाई क्या बात है, तो वो भी फील हो सकता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फील होता है कि नहीं। भैया आप किसी सामान को लोट रहे अपने हाथों से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। किसी रस्सी में आप खींच रहे, तनाव आ जा रहा है, टेंशन आ जा रहा है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है। स्प्रिंग का मैकेनिज्म कैसा होता है, इसको आप खींचेंगे तो वो वापस लेके आता है, ढकेलेंगे तो वो वापस उसको रिस्टोर करेगा, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में ही आता है। आई क्या बात समझ में आपको। तो अभी सिर्फ हल्का फुल्का देख रहे हैं अपन, बाद में जब ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे उसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे, है ना। चलो लिखो फिर, हेडिंग दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दे दी हेडिंग, लिखो। This force exists generally between two charges also known as electrostatic और Coulomb's force।
और कुलम्स फोर्स, और जो कुलम्स फोर्स था ना उसको ब्रैकेट में डालना। कुलम की स्पेलिंग COULOMB, कुलम्स फोर्स, के से नहीं आता हो। ठीक है, फुल स्टॉप। और द फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स, और द फोर्सेस बिटवीन, और करो ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर लिखो और द फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स। कंटिन्यू। और द फोर्सेस बिटवीन मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज, can also be categorized as क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखो। When the object is kept on a table, when an object is kept on a table, when an object is kept on a table, the normal reaction, the normal reaction is categorized as electromagnetic force. Next point, when a mass is hanging from a string, when a mass is hanging from a string, the tension in the string, the tension in the string is also electromagnetic force. Next point, when a spring is stretched, when a spring is stretched or compressed, when a spring is stretched or compressed, electromagnetic force called as restoring force, called as a restoring force, develops in it. Next point, आगे लिखिएगा क्या पॉइंट था वो, एक मिनट। It is stronger than gravitational force. It is stronger than gravitational force. It is stronger than
gravitational force and gets affected by intervening medium हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। टाइम क्या हुआ? 10 मिनट बाकी है। ठीक है, क्योंकि आज सुबह आप 8 बजे से आए हुए हैं तो मैं इसको कल ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को। देखो ये जो पार्ट है ये हम लोग थेरोटिकली पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट है ये सिर्फ हम समझने के लिए कि फोर्सेस क्या हैं और हम आगे जाके फोर्सेस के बारे में कैसा पढ़ने वाले हैं, है ना। एग्जैक्ट डायरेक्ट इस चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा जो आज आपको मैंने पढ़ा है उस पर। घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी की रीडिंग भी करो। एनसीईआरटी में आज सिर्फ आप इंट्रोडक्शन का पार्ट स्टडी करिए, उतना ही पार्ट रीड करिए अच्छे से, है ना। कल हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं, जैसे दैट इज़ एरिस्टोटल्स फैलेसी, क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि कल भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्या किसी ऑब्जेक्ट को लगातार मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये सवाल हम लोग कल फिर से इसको डिटेल में देखने वाले हैं। एरिस्टोटल का इस पे क्या कहना था, बाद में गैलीलियो का क्या कहना था और बाद में न्यूटन का क्या कहना था, इस बात पर हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें कल। देखो बेटा किसकी पेन है?